तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो है पहला चैप्टर यूनिट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो पूरी यूनिट में आपको करवाने वाला हूं। ये मेरा वादा है, इसी हफ्ते में पूरी यूनिट खत्म कर देंगे 3 वीडियोस 3 चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है, हर एक चैप्टर की वीडियो ऑब्वियसली लंबी होगी क्योंकि पूरा चैप्टर करवा रहा हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है, कोई भी कमी आपको नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी मन में क्वेरी नहीं बचेगी। अब तक इन चैप्टर्स में जो भी दिक्कत थी वो थी, दैट वाज पास्ट। प्रेजेंट में, फ्यूचर में इन चैप्टर्स को करना बिल्कुल आसान लगेगा। ये वीडियो देखो, अपनी बुक के क्वेश्चन में से प्रैक्टिस करो और उसके बाद ये चैप्टर टिप्स पे होगा। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। ओके, सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशन जो आपको बहुत जरूरी है समझनी, आने वाली पूरी रामकथा को समझने के लिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? देखो, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो पूरे देश में हर एक गुड, हर एक सर्विस की जो डिमांड है वो है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा डिमांड क्या होती है। डिमांड जो होती है उस डेफिनेशन को याद करो और उसी के साथ ए यानी कि एग्रीगेट जोड़ दो, यानी कि पूरे देश की, पूरे देश में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो भी डिमांड है वो है एग्रीगेट डिमांड। अगर थोड़े और सरल शब्दों में और थोड़ी और डिटेल्ड बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड मेड बाय द कंज्यूमर्स ऑफ द कंट्री। पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में जो भी कंज्यूमर्स हैं वो जितनी भी डिमांड जनरेट करते हैं अपनी अपनी इनकम को लेके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम जो भी है, यानी कि वो अपनी अपनी औकात के हिसाब से अपनी जो भी डिमांड्स रखते हैं उन सब का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड में हमें पता है कि भैया नीड्स भी आ जाती हैं, वांट्स भी आ जाती हैं, जस्ट द थिंग कि आप बैक्ड बाय इनफ पावर हो। अगर मुझे आज एक फरारी चाहिए तो फरारी वाले मेरी चीज को, मेरी विश को अपनी डिमांड में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं फरारी खरीद सकूं, उनको पता है वो। तो भैया डिमांड आपकी तब होगी जब आपके पास उतने पैसे हो उस चीज को खरीदने के लिए, चाहे वो गुड है चाहे सर्विस है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ डिमांड पूरे देश में जो चल रही है, हर गुड के लिए, हर सर्विस के लिए, वो होगी एग्रीगेट डिमांड। अब यही इसका अपोजिट एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ हमें इस साल इतनी प्रोडक्शन रखनी है, वो प्रोडक्शन चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, वो पूरी जो प्रोडक्शन है दैट इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इस चीज को समझो। अब ये जो प्लान कर रहे हैं, एक बात समझना कि ये जो प्लान कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्चुअल नहीं हो रही है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं बनाने का और कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं खरीदने का। वो बनता है एडी और एएस। ये दो डेफिनेशन हमारी हो गई। ओके, अगला आता है वाई। वाई होता है हमारी इनकम, पूरे देश में क्या इनकम चल रही है वो हो गया वाई। फिर आता है सी यानी कि कंजम्पशन, पूरे देश में कितना माल कंज्यूम हो रहा है वो कंजम्पशन। अब आप कहोगे कि भैया ये और ये तो सेम सेम नहीं हो गया, नहीं हुआ सेम। सुनो, तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट, उसको डिनोट करते हैं हम आई से, इन्वेस्टमेंट। चौथा आता है सेविंग, उसको बोलते हैं एस। अब अगर अकेला ऐसे तो वो सप्लाई नहीं है, वो सेविंग है, ये चीज याद रखना। हमने 6 मेन बातें पढ़ी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। हम सबको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, लग गया पता। सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई लग गया पता। इनकम हमें पता है, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन छोड़ते हैं, सेविंग हमें पता है। अब एक चीज देखो, आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से आप कुछ पोर्शन कंज्यूम कर दोगे, उसको खर्च दोगे, उससे कुछ खरीद लोगे, चाहे वो गुड है चाहे सर्विस है, और कुछ पोर्शन सेव कर लोगे। तो जो इनकम का पार्ट सेविंग में आ गया वो एस से डिनोट होगा, और जो इनकम का पार्ट कंज्यूम हो गया वो सी से डिनोट होगा। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो हमने रेडीली चीज को लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, कुछ ईटेबल लिया, खा लिया, वो देश की एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। दूसरे टाइप की चीजें होती हैं जो हमने ले ली, वो डिमांड हो गई लेकिन उसको रेडीली कंज्यूम नहीं किया, वो अभी भी हमारी एसेट है। हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने कोई ऐसी चीज खरीद ली जो हमें लॉन्ग टर्म में यूज करनी है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट है, वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चीज को समझो कि हमें अगर कुछ ऐसी चीज ली जो वन टाइम यूज है तो खत्म, और कोई ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो वो होगी इन्वेस्टमेंट का पार्ट।
अब हमें पता लग गया इन्वेस्टमेंट क्या है, कंजम्पशन क्या है। और कंजम्पशन और एडी में फर्क ये है कि जो रेडिली यूजेबल है वो कंजम्पशन का पार्ट है और जो लॉन्ग टर्म है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। यानी कि सी प्लस आई मिलकर बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड और सी प्लस एस मिलकर बनाते हैं इनकम। ये चीज याद रखना। अभी से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना रखा है। आपको अगर सही पढ़ाने वाला मिल जाए और सही चीज, सही कंसेप्ट सही तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, सब कुछ तसल्ली समझ आ सकता है। एडी, एएस, वाई सी, आई एस, सी प्लस आई होता है एडी और सी प्लस एस होता है वाई। ये चीज समझ आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको अब तक बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये थी क्लोज्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जहां हम एक देश की ही बात कर रहे हैं, दैट इज इट। अब कंजम्पशन के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन भी आ गई और गवर्नमेंट कंजम्पशन भी आ गई। इन्वेस्टमेंट के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ गई और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर C प्लस आई प्लस जी होता है जहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट कंजम्पशन अलग से आ जाता है। ये सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। सीधे शब्दों में पूरे देश में चाहे एक नॉर्मल इंसान कर रहा है चाहे सरकार कर रही है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट टोटल बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड। अब यही अगर हम आते हैं क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी में, यानी कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं हो रही, तो क्या होगा हमारे साथ? तो भैया यहां पे C प्लस आई के साथ जुड़ जाएगा X माइनस M। इसको हम बोलते हैं नेट इंपोर्ट, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। X डिनोट्स एक्सपोर्ट और M डिनोट्स इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट बनता है ये। ठीक है, राइटिंग से मैं हर बार कहता हूं यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, अब ऐसी ही है जो है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन समझाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एडी C प्लस आई होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, वहीं अगर हम ओपन इकोनॉमी में जाएं तो ये C प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने एक गुड बनाया, वो कोई कंज्यूम करेगा तो एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो गया, कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा तो एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो गया। अब वही कोई बाहर के देश से उस गुड की डिमांड करेगा तो भी तो हम उसे अपनी एग्रीगेट डिमांड में ऐड करेंगे ना, ये चीज सोचो। तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दिया, इंपोर्ट्स को माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारे देश में किसी ने बाहर वाले देश की डिमांड करी, बाहर वाले देश के किसी गुड की डिमांड करी, वो हमारी इंपोर्ट में काउंट हो गया। तो बाहर वाले देश के किसी गुड की डिमांड से उसी का सब्स्टिट्यूट गुड जो हमारे देश में बन रहा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए एग्रीगेट डिमांड को माइनस, एग्रीगेट डिमांड में से उस चीज को माइनस किया जाता है। देखो चाय पत्ती बनती है इंडिया में भी यूएसए में भी, जस्ट एग्जांपल के लिए, मुझे नहीं पता यूएस में बनती है नहीं बनती। तो इंडिया के किसी कंज्यूमर ने अगर इंडिया वाली चाय पत्ती मांगी तो वो एग्रीगेट डिमांड की कंजम्पशन वाले इसमें ऐड हो गया। हम हमेशा बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड यानी कि प्लान टू इनकर, खर्चा नहीं किया, पीपल प्लान टू इनकर, ठीक है, वो खर्चा करने की सोच रही है, वो कंजम्पशन में ऐड हो जाएगा। ओके डन है। तो भैया अब यहां पे वो इंडिया से ना लेके वो यूएस से मंगवा रहा है, वो इंपोर्ट है, तो जो फिगर ऑलरेडी हमारे कंजम्पशन वाली में एडेड है उसको यहां से माइनस करते हैं, इसीलिए इंपोर्ट्स माइनस होती हैं। काफी बच्चों के मन में डाउट आता है कि इंपोर्ट्स क्यों माइनस करें, इंपोर्ट्स इसलिए माइनस करें क्योंकि सी में हम ऑलरेडी वो ऐड कर चुके हैं, और जब उस बंदे ने चाय का ही सब्स्टिट्यूट बाहर से मंगवा लिया तो यहां वाले गुड की एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, देश की एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। और जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे गुड की बाहर से डिमांड आ रही है वो तो आ ही रही है, तो उसको ऐड कर देंगे। दैट इज इट। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड का बेसिक सा सिनेरियो जो आपको समझना था। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में फंक्शन वर्ड का मतलब होता है जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। क्या मतलब कि हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया y यानी कि इनकम, दूसरा ले लिया c यानी कि कंजम्पशन। जब y बदलेगा तो c किस हिसाब से अपना रूप बदलेगा, ये चीज होती है फंक्शन, यानी कि एक के बदलने से दूसरे पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कंजम्पशन फंक्शन हम हमेशा देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू y, ठीक है, यही हमने पढ़ना है। कॉरस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग गलत होगी, छोड़ो परे। कॉरस्पॉन्डिंग टू y हमें पढ़ना है कंजम्पशन फंक्शन। हम पहले कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं, फिर आएंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पे। आपकी बुक में शायद उल्टा दिया हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलो चीजों को समझ के लेवल्स बना के बेसिक्स बना के चलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी।
कंजम्पशन फंक्शन को डिपिक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है एक टेबल, दूसरा है एक ग्राफ। आपको एग्जाम में दोनों के दोनों बनाने होंगे। अगर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो भी दोनों बनाओगे, लेकिन शॉर्ट में खत्म कर दोगे। अगर 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो भी दोनों बनाओगे, उसके बाद नीचे अपनी एक्सप्लेनेशन भी दोगे कि हमने इससे क्या डिपिक्ट किया। हो सकता है टेबल दिया हो, ग्राफ बनानी हो, जैसे आपके क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी हम कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट में हम अगर टेबल की बात करें तो वो ये बोलता है भैया कि जस्ट इमेजिन आपकी इनकम बढ़ रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50। आपको अलग अलग लेवल ऑफ इनकम दे दी। ठीक है, ये आपकी इनकम है। अब बताओ आपकी कंजम्पशन कितनी होगी। मतलब जस्ट आपको रैंडम इमेजिनरी फिगर लेना है, लेकिन उससे हमें स्टडी करना है कि क्या ट्रेंड्स हैं और किस सिचुएशन पे क्या होता है। एक बात बताओ, आप मान लो फॉर सम रीजन 0 रुपीज कमा रहे हो, तो क्या आप कुछ नहीं खर्चोगे? इज इट पॉसिबल? अगर आप 0 रुपीज कमा रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ तो खर्चोगे फॉर बेसिक सर्वाइवल। आपको रहना है तो आप रहने के लिए जगह का कुछ खर्चोगे। चलो एक बार मान लो यार कि आप घर में नहीं रह रहे, किराए के घर में रह रहे, आप सड़क पे रह रहे हो गया फ्री। आपको कपड़े तो पहनने हैं, उस पर कुछ ना कुछ तो खर्चोगे। आपको खाना तो खाना है, उस पर कुछ ना कुछ तो खर्चोगे। बेसिक सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को कुछ ना कुछ खर्चना पड़ेगा। इवन इफ देयर इनकम इज 0, देयर कंजम्पशन इज समथिंग। हर इकोनॉमी का अलग हो सकता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं 20। आप जब 0 रुपीज कमा रहे हो तो आप 20 रुपए खर्च रहे हो। ठीक है, अब ये कहां से आ रही है? कहीं से उधार लेके खर्च रहे हो, आपकी अपनी पुरानी सेविंग्स में से खर्च रहे हो, चाहे आपकी इनकम 0 है। 0 इनकम पे 20 कंजम्पशन। जब आपकी इनकम होगी 10 रुपए तो आप कितना खर्चोगे? देखो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम बढ़ रही है तो आप 20 से नीचे तो जाओगे नहीं, कम से कम 20 तो खर्चोगे ही खर्चोगे। ठीक है, बाकी का मान लो कि बचे हुए जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा आपने कमाए हैं उसमें से आप 5 रुपए और खर्चोगे, बाकी बचा लोगे, अपना पुराना उधार चुका दोगे, या जो भी है जैसे भी है। तो जब आपकी इनकम हुई 10 तो आपकी कंजम्पशन हो गई 25। जब आपकी इनकम हुई 20 तो आपकी कंजम्पशन हो गई 30। जब 30 तो 35, जब 40 तो 40, और जब 50 तो 45, जब 60 तो 50। अब आप बोलोगे कैसे आपको पता लगा? मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक रैंडम चीज ले रहा हूं जहां पे हमें कुछ स्टडी करना है, हमें पता करना है कि सी किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है वाई को। अभी ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लिखने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने हैं, और उसी पॉइंट्स के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमें यहां से 3 चीजें पता लगती हैं। सबसे पहली चीज वही पॉइंट से जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ग्राफ पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहली चीज कि जो हम इंसान हैं इस इकोनॉमी में खर्चा तो होगा। इवन इफ इनकम इज 0, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, चाहे आपकी इनकम 0, कुछ तो खर्च करोगे जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं सी बार से। सी के ऊपर एक सीधी डंडी लगा दो, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट, पहली ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एग्जांपल। दूसरा पॉइंट या फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन इसी एग्जांपल से जो निकल के आती है वो ये कि एज वाई राइजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, सी ऑल्सो राइजेस। ठीक है, सी भी बढ़ेगा, लेकिन उस पेस पे नहीं जिस पेस पे इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है अब 10-10-10, सी बढ़ रहा है 5-5-5। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, एज अवर इनकम राइजेस, सी विल ऑल्सो राइज बट नॉट एट द सेम पेस। वो बढ़ेगा लेकिन सेम पेस पे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलती है वो कि एक पॉइंट के बाद जब आप अपनी सारी इनकम कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि जब आपकी इनकम और आपकी कंजम्पशन बराबर है, उस पॉइंट के बाद आपकी कंजम्पशन विल स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड योर इनकम। ये सारी बातें मैं यहां नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, और दूसरी चीज आपसे पढ़ी भी नहीं जाएगी। तो यहां टेक्स्ट आ रहा है, वो देख लो, समझ लो कि एक पॉइंट के बाद आपकी इनकम और आपकी कंजम्पशन बराबर हो जाएंगी। 40-40 जितना कमाया उतना खर्च दिया। ठीक है, उस पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो आपकी कंजम्पशन है विल स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड योर इनकम। जो आपकी कंजम्पशन है वो इनकम से कम होगी। ठीक है, उससे पीछे पीछे रहेगी। ये 3 ऑब्जर्वेशन देख ली हमने। तो अब इसी चार्ट का ग्राफ बनाने कैसा रहेगा देखते हैं। तो ठीक है भाई, देखो ये है हमारा ग्राफ। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे वाई यानी इनकम, और वाई एक्सिस पे रखेंगे हम सी यानी कि कंजम्पशन। ठीक है, y का जो ग्राफ होता है ना वो होता है हमेशा हमेशा 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये है 45 डिग्री। अब आप पूछोगे भैया 45 डिग्री
क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम हमेशा मान के चलते हैं कि y इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। हमने देखा कि भैया हम y में कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं, यानी कि 10 10 10 10 10 बढ़ा रहे थे हमारा जो टेबल था उसमें। तो 45 डिग्री रखने का तो ये हुआ कि 45 डिग्री मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो किसी भी डिग्री पे हो जाएगी ऑब्वियसली, सॉरी मैं गलत बोल गया था, लेकिन 45 डिग्री का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। अगर मैं लाइन बना दूं कुछ ऐसी, तो इसका मतलब इसमें तो कितना ज्यादा चेंज है और यहां कितना कम चेंज है। अगर मैं मान लूं ऐसी, तो मतलब यहां कम चेंज है और यहां कितना ज्यादा चेंज हो गया। इस तरह से 45 डिग्री मतलब किसी भी दो पॉइंट्स पे देख लो आप, चेंज हमेशा बराबर मिलेगा। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1 होता है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए इसका सीधा सा मतलब कि इस लाइन का स्लोप 1 है, यानी कि ये हर पॉइंट पे सेम चेंज हो रही है। ठीक है, समझ गए? अब बात आ गई 45 डिग्री की होता है, मैं समझ आ गया। हमने देख लिया कि भैया जो ये लाइन है, यानी कि इनकम विल ऑलवेज बी 45 डिग्री, हमें पता लग गया। अब देखते हैं कंजम्पशन कहां से शुरू होगी। कंजम्पशन होगी कुछ यहां से शुरू, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 है तो भी हमारी कंजम्पशन है 20, तो 0 इनकम पे 20। जब इनकम 10 हुई तो कंजम्पशन हो गई 30। फिर यहां 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 करते करते कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा आपकी बुक में, जिसमें ये है y की लाइन और ये है c की लाइन। c कर्व, y कर्व, कंजम्पशन और इनकम। अब देखो बात ऐसी है कि इनकम 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन सेम रेट पे चेंज हो रही है, इट्स ओके। जो कंजम्पशन है वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो 45 डिग्री नहीं, वो कितने भी डिग्री होते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका क्वेश्चन आता है y कर्व ऑलवेज 45 डिग्री, क्योंकि वो सेम रेट पे चेंज हो रही है। याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन जरूर बनता है ये। ठीक है, ये 20 से शुरू किया, धीरे 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 बढ़ रहा है, यहां आके मिल रहा है और इसके बाद आगे कम हो गया। अब जो हमने 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ी उनको यहां लगाए। इवन इफ देयर इज जीरो इनकम देयर इज सम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लग रही है। उसके बाद C rises but not at the same pace with income। इनकम 45 डिग्री से बढ़ रही है और C ऑब्वियसली भैया ये जो भी है ये 45 से तो कम है, आप देख सकते हो। देख लो, ध्यान से देख लो कि ये जो भी है 45 से कम है। कोई मर्जी सिचुएशन ले लो या कि 45 से कम ही रहेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स वेरीफाई हो गए। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते यहां आके मिल जाता है और उसके बाद C इज लेस देन Y, C लेस देन Y। यहां तीसरा पॉइंट भी वेरीफाई होगा कि इस पॉइंट के बाद जो C है स्टार्ट्स लैगिंग बिहाइंड Y एंड पीपल स्टार्ट टू सेव अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम। लोग अपनी इनकम का हिस्सा सेव करने लग जाते हैं, उनकी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और सेविंग इज इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन खत्म। इतनी सी चीज थी, इतनी सिंपल चीज थी, जिसमें आप इतने टाइम से कंफ्यूज हुए पड़ते। कुछ नहीं है, बस वो 3 ऑब्जर्वेशन याद रखना, पहली, दूसरी, तीसरी, दैट इज इट। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। तो भैया आगे हमें देखना है एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन, जिसमें कुछ दिमाग खराब करने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी एडिशन है इसमें। यहां एक स्ट्रेट लाइन जुड़ जाएगी I, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम सेम मान रहे हैं थ्रू आउट, चाहे इनकम 0 है चाहे 5000 करोड़ है, जो मर्जी है, इन्वेस्टमेंट हमने 10 रुपए की कर दी है। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो मर्जी हो इतनी रहेगी। इंड्यूस्ड होती है ऐसे वाली, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें बस यही देखना है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट है। अब हमें C की कर्व है, I की कर्व है, हमें AD की कर्व निकालनी है, दैट इज ऑब्वियसली C प्लस I। ठीक है, तो ये 20 से शुरू हो रहा है, 10 है, तो यहां 30 से इसके पैरेलल लाइन निकल जाएगी, बस दैट इज इट। ओके, C के पैरेलल लाइन निकलेगी, उससे 10 पॉइंट ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी 10 है। C प्लस I इज ऑब्वियसली AD। ठीक है, यहां ग्राफ थोड़ा रफ सा बन रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको दिक्कत आ रही है, और ये तो मैं एडिटिंग में भी नहीं करता। बुक खोल के बैठो, उसमें देखो कि C और AD पैरेलल लाइंस है। ये क्यों है? क्योंकि I हमारा कांस्टेंट है, इसी के साथ C में जब हम I ऐड करेंगे तो वो AD बन जाएगा। अभी के लिए इतना छोड़ दो, बाकी हम अगले शॉर्ट रन वाले चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू सेकंड थिंग, जो है सेविंग फंक्शन। हमने कंजम्पशन फंक्शन देख लिया, अब देखते हैं सेविंग फंक्शन। जब हमने देख लिया कि भैया हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन इफेक्ट होगी, तो हमारी सेविंग भी तो इफेक्ट होगी। तो अब यहां देखेंगे कि Y के साथ साथ S कैसे कैसे इंपैक्ट हो रहा है। हमने देखा Y थी हमारी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसी Y पे हमारी C क्या थी? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब यहीं देखो हमारी S क्या होगी? -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10। ये हो गई हमारी S। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इससे भी हमें 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है।
ये तीन ऑब्जर्वेशन भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगेंगे। वहां ऑटोनॉमस कंजम्पशन की थी, यहां भी वही आएगा। ये स्टार्ट होगा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो है तो ऑब्वियसली हमारा एस नेगेटिव है। हम कमाने से ज्यादा अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी सेविंग नेगेटिव चली जाएगी। नेगेटिव का सीधा सा मतलब है या तो हम मार्केट से उधार ले रहे हैं या फिर हम अपनी पुरानी सेविंग में से यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है सेविंग नेगेटिव होना। पहली ऑब्जर्वेशन है कि सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव बिकॉज चाहे लोगों के पास कुछ ना हो, वो खर्चेंगे अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए एंड दैट विल लीड टू नेगेटिव सेविंग्स। दूसरी चीज वहां क्या थी, सी राइजेस एज वाई राइजेस बट नॉट एट द सेम पेस। ठीक है, यहां पे भी सेम बात आएगी कि सेविंग राइजेस एज वाई राइजेस बट एट अ पेस स्लोअर देन इनकम राइजेस। वो बढ़ेगी लेकिन उस पेस पे नहीं बढ़ेगी जिस पेस पे इनकम बढ़ रही है। अब देखो, इनकम 10-10 बढ़ रही है और ये 5-5 बढ़ रही है। हमने जस्ट एक बेसिक एग्जांपल लिया है, यहां बात कर रहे हैं। और हर सिचुएशन में ऐसा होगा कि सेविंग कभी भी इनकम ज्यादा हो सकती है। आप 10 रुपए कमा रहे हो, आप 20 सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, कंजम्पशन कभी नेगेटिव जा सकती है? नहीं जा सकती। हमने पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर मैं कहूं सेविंग इनकम से ज्यादा है तो कंजम्पशन नेगेटिव हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेविंग कभी भी इनकम को एक्सीड नहीं करेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन भी सेम निकलती है कि एक पॉइंट पे आके सेविंग जीरो हो जाएगी, यानी कि लोग जितना कमा रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, और उस पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि लोग अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव कर रहे हैं। कितनी सिंपल सिंपल तीन ऑब्जर्वेशन थी, आपको बता दी। अब चलते हैं इसके ग्राफ पे, देखते हैं। देखो भाई, सेम ग्राफ बनाया, ये इनकम, ये सेविंग और ये वाई कर्व, इनकम की कर्व 45 डिग्री पे ही खड़ी है। ओके, अब अगर हम सेविंग की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -20। -20 यानी कि पहला पॉइंट यहां होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी है, मतलब यानी 4 थे 5 थे। तो एक पॉइंट पे आके सेविंग विल बी जीरो, उसके बाद इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें पता क्या लगा, सबसे पहली चीज तो ये दोनों लाइनें कभी मीट नहीं करेंगी। आपकी इनकम और आपकी सेविंग कभी बराबर नहीं होती। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 का 100 सेव करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ तो कंजम्पशन होगी ना, कुछ तो खाओगे ना। तो सेविंग और इनकम कभी बराबर नहीं हो सकते, पहली चीज, यानी कि ये दो लाइनें कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस को अगर इसमें उतारें तो सबसे पहली चीज ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, ओके। दूसरी चीज ये राइज कर रहा है बट नॉट एट द सेम पेस विद इनकम, ओके। तीसरी चीज जो हमें पता लगती है वो ये है कि भैया एक पॉइंट पे आके सेविंग जीरो हो जाती है और उसके बाद लोग अपनी इनकम में से कोई पार्ट सेव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये सेविंग पॉजिटिव भी आ जाती है। दैट इज इट। अब यहीं अगर मैं आपको कंजम्पशन का कर्व भी बना दूं और कंपेयर करके दिखाऊं, थोड़ा गलत बनाया मान सकता हूं, लेकिन चीज समझो, यहां जितना पॉजिटिव है यहां उतना ही नेगेटिव है। ये 20 और ये -20, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी, सेम पेस पे नहीं बढ़ रहा, ओके। और ये थोड़ा यहां मीट ना करके ये यहां मीट करेगा और ये इसी के जस्ट नीचे सेविंग जीरो आएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे C इज इक्वल टू वाई होगा उसी पॉइंट पे S इज इक्वल टू जीरो होगा। समझो इस चीज को कि C कर्व और Y कर्व जहां मिल जाएंगी, यानी कि लोग जितना कमा रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेविंग तो जीरो हो गई, तो ये यहां आके मिल जाएगा, सेविंग जीरो हो जाएगी। ओके, सेविंग कर्व यहां आ रही है तो सेविंग जीरो हो गई, दैट इज इट। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आके मिलेगा और उसके बाद इनकम जितनी ज्यादा है सेविंग उतनी है। समझ गए, सी कर्व से जितनी ज्यादा इनकम है और जीरो से उतनी ज्यादा सेविंग है। बेसिक सी बात थी यार, बिल्कुल बेसिक सी, इस पे इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, हमने ग्राफ समझ लिया, दैट्स ओके। अब आती है मेन चीज, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां आपको दिमाग लगाना है, यहां आपको अच्छे से समझना है, यहीं पे सारी थ्योरी आती है, यहीं पे सारे माइंड का टेस्ट होता है और यहीं पे सब कुछ खराब हो जाता है जो आपका अब तक हुआ था, जो मैं अब सही करके दूंगा। ठीक है, लेट्स सी। पीसी का मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पीसी का मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पीएस का मतलब है प्रोपेंसिटी टू सेव, पीएस का मतलब है प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब आप कहोगे दो बार क्यों लिखा, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। एक होता है एमपीसी, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीएस, एक होता है एपीएस। ठीक है, इन चारों चीजों को समझना है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि हम कितना खर्चेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर इनकम, प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि हम कितना सेव करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर इनकम। ठीक है, इस प्रोपेंसिटी के भी आगे दो टाइप है, एम का मतलब मार्जिनल, ए का मतलब एवरेज। इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला है सी बाय वाई, इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला है एस बाय वाई। अब डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, सेविंग बाय इनकम, ये बात है। अब इस फॉर्मूला की दुनिया से साइड हटके नंबरों से कितना ही प्यार कर लेंगे हम,
फॉर्मूला से कितना ही प्यार कर लेंगे हम, इनको साइड करके थोड़े थ्योरी पे आते हैं और चीज समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एमपीसी। हमने जो सी कर्व बनाई उसके अंदर वाई ऐसे जा रहा था, सी ऐसे जा रहा था। ओके, अब इसके कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो। हमने एक पॉइंट उठाया ये, एक पॉइंट उठाया ये। यहां पे अगर हम मेजर करेंगे, दिस इज चेंज इन इनकम एंड दिस इज चेंज इन कंजम्पशन। इन 2 पॉइंट्स के बीच में कंजम्पशन इतनी बदली और इनकम इतनी बदली। अब इस चेंज को लेके अगर हम डिवाइड करते हैं, दैट विल फॉर्म आवर एमपीसी। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू एमपीसी। यानी कि लोग अपनी एडिशनल इनकम का कितने % खर्चा करते हैं। अगर उनकी इनकम 10 रुपए बढ़ा दी तो उन्होंने कंजम्पशन 5 रुपए बढ़ा दी। इसका मतलब लोगों की इनकम का 50% वो खर्च कर देते हैं। टोटल नहीं, लोगों की बढ़ती हुई इनकम का। टोटल वाली बात एपीसी में आएगी, यानी कि मैं कितना बढ़ाऊं तो कितना बढ़ जाए। चेंज में बात कर रहे हैं हम, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इनकम। चेंज इनकम अगर 10 रुपए है, वो 5 रुपए है, तो 50% चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है। दूसरा आता है एपीसी, कंजम्पशन बाय इनकम। ये मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे, दोनों में चेंज स्टडी किया। अब आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां इनकम है, यहां कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम कर दो, वो होता है एपीसी। ठीक है। उसी तरह से एस की बात करेंगे, यानी कि ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उसमें एस का चेंज स्टडी करेंगे कि यानी कि लोगों की इनकम बढ़ने पे एस कितना बढ़ा, वो होता है एमपीएस। और एक पॉइंट पे एस और वाई को लेके डिवाइड कर देंगे, वो होता है एपीएस। मार्जिनल एवरेज, मार्जिनल एवरेज, प्रोपेंसिटी 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 प्रोपेंसिटी, कंज्यूम कंज्यूम, सेव सेव। समझ गए अच्छे से तसल्ली से, मतलब भी समझ गए अच्छे से तसल्ली से। अब देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें हैं जानने लायक। चलो, चीज समझ गए ना, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस क्या है। इनसे हमें पता लगता है कि इकोनॉमी में लोगों का बिहेवियर क्या है। उनकी इनकम कितनी बढ़ा दो तो उनकी कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी, उनकी इनकम कितनी बढ़ा दो तो उनकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन क्या है और सेविंग और इनकम का रिलेशन क्या है, ये चीजें पता लगती हैं। अब बात आती है इनकी लोअर और अपर लिमिट की, कौन कितनी जा सकती है भैया। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीसी की। ठीक है, एमपीसी की बात जब यहां आई है तो हमें यह पता लगा कि भैया एमपीसी होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एक बात बताओ, अगर मैंने आपकी इनकम में 10 रुपए बढ़ा दिए, इनकम में 10 रुपए बढ़ा दिए, तो आपकी कंजम्पशन में ज्यादा से ज्यादा कितना चेंज आएगा, ज्यादा से ज्यादा चेंज आएगा 10 रुपए। ठीक है, आप अपनी एडिशनल इनकम का सारा पार्ट खर्च दोगे, उससे ज्यादा नहीं खर्चोगे। हम एक नॉर्मल, एक रैशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम एक नॉर्मल, एक रैशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां हम मान के चलते हैं कि अगर बंदा 50 रुपए कमा रहा है और वो 40 खर्च रहा है, तो अगर मैं उसकी इनकम 60 कर दूंगा तो वो 60 नहीं खर्चेगा। क्यों? क्योंकि अगर अब भी ये पूरे खर्च रहा है, मतलब इसको कुछ जरूरत है, तो ये पहले पूरे क्यों नहीं खर्च रहा था। अगर ये पहले 10 रुपए सेव कर रहा था तो अब 10 या 10 से ज्यादा सेव तो करेगा ही करेगा। यानी कि आप अपनी एडिशनल इनकम का मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही पोर्शन स्पेंड कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो यानी कि एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, सोच के देखो। ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने आपकी इनकम 10 रुपए बढ़ाई और आपने 10 में से 1 भी ना खर्चा, आपने सारे के सारे सेव कर लिए। हो सकता है? नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, हम एक रैशनल इकोनॉमी में यही मान के चलते हैं कि भैया इनकम जब बढ़ेगी तो आप उसमें से कुछ पार्ट सेव करोगे, लेकिन सारा का सारा पार्ट सेव नहीं करोगे। आप अपनी एडिशनल इनकम का सारा पार्ट सेव नहीं करोगे तो आपकी इनकम का जो पोर्शन है वो 0 से ज्यादा होगा। सरल शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो अगर मैंने आपकी इनकम 10 रुपए बढ़ा दी तो कम से कम आप उसमें से 1 पैसा तो खर्चोगे ना भाई। 9 रुपए 99 पैसे आपने बचा लिए। जस्ट रैंडम बोल रहा हूं मैं, कुछ फिगर से मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कुछ तो खर्चोगे ना, सब का सब तो सेव नहीं कर लोगे। अगर आज आप लाख रुपए कमाते हो, कल को आप 1,10,000 कमाने लग गए, तो क्या ऐसा है लाख में अगर आप 60,000 खर्चते हो तो 1,10,000 में भी 60,000 खर्चोगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हम हर इंसान ऐसा है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे। जरूरतें पूरी हो रही है, हमारे शौक पे खर्चा बढ़ेगा यार। और यहां तो पूरे देश की बात हो रही है, आप नहीं करते ना करो, देश तो करता है ना। देश में सारे लोग तो ऐसे ही है ना, हम जनरलाइज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो एमपीसी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और एमपीसी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1।
एक होगा या एक से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये आ गई एमपीसी की बात। ओके, अब अगर हम यहीं बढ़ जाए एमपीएस पे, एमपीएस पे, तो एक बात बताओ, हम जितना कमा रहे हैं, जितना एडिशनल कमा रहे हैं, क्या सारा का सारा सेव कर सकते हैं? इसके नोट्स बना लो प्लीज। ये बात तो कहीं अपनी बुक में, कॉपी में प्लीज लिख लो कि एमपीसी 0 से बड़ा होगा और 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। और एमपीएस की बात करें तो हम पुरानी रीडिंग्स को मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम नई रीडिंग्स की बात करें, यहां भी एस कर दिया, तो हम अगर 10 रुपए एडिशनल कमा रहे हैं तो हो सकता है 10 के 10 ही सेव कर लें। जब मैंने कहा कि हम एडिशनल इनकम का, यहां वाली बात करो, हम एडिशनल इनकम का सारा पोर्शन सेव नहीं कर सकते। मतलब हमने अगर 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपए कमाए, ठीक है, तो 10,000 एक्स्ट्रा में से कुछ तो हम खर्च रहे हैं ना, हम सारा का सारा सेव नहीं कर रहे, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं, इसका मतलब सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। अगर मैंने आपकी इनकम 10,000 बढ़ा दी तो आपकी सेविंग में जो चेंज होगा वो कभी भी 10,000 नहीं होगा। आपकी इनकम 10,000 बढ़ी है तो आपकी सेविंग ज्यादा से ज्यादा 9,999 रुपए बढ़ जाएगी, लेकिन 1 रुपया बचेगा। हम जनरलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा मत लो। ठीक है, एक मैक्रो लेवल पे सोचो कि आपकी इनकम जब इतनी बढ़ी तो आपकी सेविंग जो है वो उसके बराबर कभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब निकलता है कि एमपीएस जो है वो कभी भी 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि अगर हमने इतनी इनकम बढ़ाई है तो हमारी सेविंग इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, 1 से हमेशा छोटा रहेगा एमपीएस। एमपीएस इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। दूसरी साइड पे बात कर लो भैया, कम से कम कितना हो सकता है एमपीएस? एमपीएस मान लो कि हमने यहां पे लिया था एमपीसी 1 हो सकता है 1 एमपीसी 1 हो सकता है। हमने अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो हमने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च दिए, कुछ सेव नहीं किया। जब हमने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के बाद भी कुछ सेव नहीं किया तो हमारी एमपीएस हो गई ना 0। तो एमपीएस 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, ये बात नोट कर लो, एमपीसी 0-1 के बीच में रहेगा और 1 के इक्वल हो सकता है, एमपीएस 0-1 के बीच में रहेगा और 0 के इक्वल हो सकता है। अब यही स्टडी हम एपी वाले पे करें, एवरेज वाले पे करें, चलो देखते हैं। एपीसी होता है C/Y। एक बात बताओ, आपकी कंजम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है। इनकम 0, कंजम्पशन 10, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है इंफिनिटी। एपीसी विल ऑलवेज बी लेस देन इंफिनिटी, मैक्सिमम लिमिट इंफिनिटी। अब आप पूछोगे भैया पढ़ा क्यों रहे हो? इसके एंड में बताता हूं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या काम है इसका। ठीक है, एपीसी की मिनिमम लिमिट क्या होगी? एक बात बताओ, आपकी टोटल इनकम का कितना पार्ट होगा कंजम्पशन? कुछ तो पार्ट होगा ना, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, तो एपीसी कैन नेवर बी 0, क्योंकि सी कभी 0 हो ही नहीं सकता। सी कम से कम कुछ तो होगा ही होगा। हाँ, ये जब हमने बात की थी कि इनकम कम है और सी वाई से बड़ा है तो वो तो इन्फिनिटी पहुंच गया, ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद सी वाई से छोटा हो जाता है। जब लोग सेव करना शुरू कर देते हैं, हमने ग्राफ में देखा कि जब लोग सेव करना शुरू कर देते हैं तब सी वाई से थोड़ा नीचे आ गया। जब सी की वैल्यू वाई से कम है तो ये आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा। व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 0 से हमेशा बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, यानी कि एपीसी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। समझ गए इस बात को? एपीएस की हम बात कर ले, अगर एपीएस होता है S/Y। हमने बात कर ली कि कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशन है वो एपीसी है, सेविंग और इनकम में जो रिलेशन है वो एपीएस है। सेविंग कम से कम कितनी जा सकती है? सेविंग कम से कम नेगेटिव में जा सकती है, ऑब्वियसली जा सकती है भैया। ठीक है, तो सेविंग जो है वो नेगेटिव है और इनकम जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज माइनस इंफिनिटी, और इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? सेविंग ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? कभी सेविंग इनकम को एक्सीड कर सकती है? नहीं कर सकती। सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है, जिसके भी मैं इक्वल टू रख रहा, मतलब 1 से हमेशा छोटी होगी और माइनस इंफिनिटी जा सकती है। ठीक है, एपीएस, अब आप इंफिनिटी वाली चीज को छोड़ दो, ठीक है, ये कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। याद रखो कि एपीसी हमेशा 0 से बड़ा होगा,
नेगेटिव नहीं जाएगा और एपीएस हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ये बातें मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि काफी सारे 1 मार्कर बनते हैं। एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। एपीसी कभी 1 से बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है। एमपीएस कभी 1 से बड़ा हो सकता है, बताओगे आप। एमपीसी कभी 1 से बड़ा हो सकता है, बताओगे आप। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जाओ, कमेंट करो, फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके चेक करो कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। चेक करो अपना आंसर, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो भाई, मैं यहां किस लिए बैठा हूं। आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अब हमने देख लिया कि किसका क्या रिलेशन है, उनसे हमारी थ्योरी क्लियर हुई, हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए और हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन गए। इसको नोट कर लो, किसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू, किसकी क्या मिनिमम वैल्यू। लास्ट छोटी सी चीज बताते हैं और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1, क्यों भाई, अभी प्रूव कर देते हैं। एस बाय वाई होता है एपीएस और सी बाय वाई होता है एपीसी। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वाई नीचे, एस प्लस सी की वैल्यू होती है वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1। कंजम्पशन और सेविंग इनकम होते हैं, हमें पता है। इसी तरह से एमपीएस प्लस एमपीसी भी होता है 1, क्यों भाई, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम नीचे डेल्टा वाई को डिनोमिनेटर लेते हैं, डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी, ये भी बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। तो दोनों केसेस में ये 1 आता है। एमपीएस प्लस एमपीसी 1 होगा, एपीसी प्लस एपीएस 1 होगा। तो अगर आपको एक केस में 1 दिया हुआ है, आप 1 में से माइनस करके दूसरा निकाल सकते हो। दैट इज इट, ये था इसका कंक्लूजन। आज के चैप्टर हमने क्या क्या सीखा, बेसिक सी डेफिनेशंस, उसके बाद हमने देखे एक फंक्शन सी के, फिर फंक्शन देखा एस का, उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों में आपस में कोरिलेशन क्या है, कैसे इनकम से रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही ग्राफ पे बना के। फिर हमने देखा कि एमपीसी एमपीएस क्या है, दैट इज इट। एपीसी एपीएस क्या है, दैट इज इट। प्रोपेंसिटी वाला सिस्टम क्लियर, ग्राफ वाला सिस्टम क्लियर, एग्जांपल वाला सिस्टम क्लियर, हमें उसमें 3 पॉइंट्स देने हैं, ये सिस्टम क्लियर, और सबसे सही चीज सारी मेन डेफिनेशंस क्लियर। तो आपका पहला चैप्टर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का पहला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स हो चुका है अच्छे से क्लियर। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जितने अच्छे से हुआ है उतने ही अच्छे से आगे वाले 2 चैप्टर्स भी होंगे। इस यूनिट में मैं आपके साथ हूं, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, बड़े ही चिल होकर करेंगे। इस वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट। मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहां में रील्स देख सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, सारी अपनी प्रमोशन हो गई है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड एट लास्ट मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो भैया लाइक शेयर किए बिना मत जाना, ठीक है। आपके कहने पे बनाई है, आप कुछ और कहोगे और भी बना देंगे, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करो, नहीं लगती तो मत करो, कोई इशू नहीं है। कमेंट करो और बताओ क्यों नहीं लगी, ऐसे क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ये वीडियो हो गई है पूरी, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने नेशनल इनकम भी पूरा एक वीडियो में करवा रखा है, वो भी जाके देख सकते हो, ये एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। बाय बाय।